कि जिस वक़्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शेख साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया था और बनाने वाले भी वही थे और अंदर देने वाले भी वही थे। और फिर उसके बाद अंदर देकर बाहर निकालने वाली भी वही पार्टी और वही लोग उन्होंने चीफ मिनिस्टर उसको बनाया 75 में। क्योंकि सेंटर की ग्रिप मैंने वही सिंपल सी बात कही कि अगर फिर उसके बाद 81 में जिस वक़्त शेख साहब की डेथ हुई तो उसको बनाने वाले भी दिल्ली वाले थे, इंदिरा जी थी। उसके बाद 87 में अलायंस भी राजीव जी के साथ हुआ और मैं उस वक़्त का स्टेटमेंट आपको सुनाऊँ अटल जी का इसका डॉक्टर फारूक साहब का। उन्होंने उस वक़्त कहा था कि जब लोगों क्योंकि जिस वक़्त स्टेटमेंट कोई लीडर देता है, वो लोगों को बताता है कि मैं क्यों उनके साथ अलायंस कर रहा हूँ या मैं क्यों उनके साथ जुड़ रहा हूँ। उस वक़्त उन्होंने कहा था कि सेंटर के अंदर कोई भी सरकार हो, हम सेंटर से नहीं लड़ सकते, इधर भी बॉर्डर है, उधर भी बॉर्डर है और यहाँ हमारी जो अपनी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अपने बल पे स्टेट को चलाएँ। ये उनके स्टेटमेंट थे, कभी आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए और एक दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा दिए हैं फारूक साहब ने। उसके बाद मिलिटेंसी आ गई, मिलिटेंसी के बाद 96 में जिस वक़्त इलेक्शन हुई, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये फील्ड में नहीं आ रहे थे, लेकिन इनको लाया गया, लंदन से लाया गया। अब उसके बाद इनका बेटा वहाँ सेंटर में मिनिस्टर बना, इंडस्ट्री मिनिस्टर। ये उसी पार्टी के अंदर चले गए मंदिर में मत्था टेकने या नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ बीजेपी के साथ। उसके बाद ये बाहर निकले तो ये चीफ मिनिस्टर वहाँ लंदन से आए तो चीफ मिनिस्टर भी बने। बैकिंग एनडीए की थी, एनडीए का हिस्सा थे ये भी एक वक्त निकला। उसके बाद जब महबूबा जी आई, मुफ्ती साहब आए, तो मुफ्ती साहब ने जिस वक़्त आए तो मोदी जी का दौर आ गया। मोदी जी के दौर पे केसरी रंग और ग्रीन रंग इकट्ठा हुआ और उसी मंच पे स्टेज पे मुफ्ती साहब का भाषण देखें, महबूबा जी का देखें। इन्होंने उस वक़्त यही कहते थे कि हम ये अलायंस इसलिए कर रहे हैं कश्मीरी जमहूरियत और इंसानियत को बरकरार रखें। भारतीय जनता पार्टी के जो सुनील शर्मा जी हैं किश्तवाड़ से, वो पीटीडी मंत्री भी रहे हुए हैं। उनका एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि ये जो बैकडोर अपॉइंटी हैं, ये सिर्फ 4th क्लास के नहीं हैं, आईएएस ऑफिसर रैंक के जो लोग मतलब मंत्रियों के घरों में जो बर्तन वगैरह धोते थे या उस काबिल ही नहीं थे, उनको आईएएस ऑफिसर तक जो है नियुक्त किया गया। क्या ऐसा संभव है कि एक आईएएस ऑफिसर मतलब कोई इस तरह का जो काबिल है ही नहीं, जिसने कोई एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं किया, तो वो आईएएस रैंक तक पहुँच सके? जी, इन 14 सालों की बात कर रहे हैं या पिछली कर रहे हैं? ये तो क्या उन्होंने क्लियर किया ही इससे नहीं। थोड़ा क्लियर करवा, लेकिन ऐसा अब मैं नहीं मान, क्योंकि उनके नॉलेज में बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी बात करनी हो किसी ने इस ढंग की, तो उसने ऑन रिकॉर्ड दे देनी चाहिए और उसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए। अच्छी बात है ना, अगर उनके जहन में है, उनके नॉलेज में है, अगर ऐसी आई है, उनकी सरकार है सेंटर में भी, इस वक्त तो चीफ मिनिस्टर भी उनका है, होम मिनिस्टर भी उनका है, एलजी भी उनका है, सेक्रेटरी भी उनका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। अमित शाह जी हैं, वो गुजरात के हैं, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। एलजी साहब हमारे यूपी से हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे दूसरी स्टेट से हैं, यहाँ तो जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगर ऐसी हरकतें हुई हैं तो मेरे को राइटिंग में देना चाहिए, उनके पास तो पावर है, वो तो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के। कहने से क्या है, कहने से तो सिर्फ एक पॉलिटिकली लोगों को इशू बताने के लिए कि ये गलत हुआ है। आप गलत जहाँ है तो उसको सजा दो। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर व डीपीएपी सीनियर नेता जुगल किशोर शर्मा साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू, आपका भी डैंग साहब। आपसे मेरे ख्याल पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है मेरी इंटरव्यू में। वैसे तो कई दफ़ा पार्टी प्रोग्राम में चलते रहते हैं, लेकिन कभी फंक्शन हो तो हम भी आपके कई दफ़ा चैनल पे सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप काफ़ी अच्छी तरीके से आप रिपोर्टिंग करते हो। जी सर, अगर बात करें हम अभी जो करगिल से जो नतीजे सामने आए हैं और ख़ासकर अगर हम बात करें जो कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन था वहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी को जो 2 सीट्स मिली हैं, कैसे देखते हैं इस बदलाव को? मेरे ख्याल अगर आप पिछला इतिहास भी देखें करगिल का, लेह की इलेक्शन होती तो फिर हम कुछ इसमें आप और मैं कुछ बोल सकते थे। एक आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं। करगिल की जब भी इलेक्शन हुई है, जो इतिहास देखा हमने उसमें उसमें मोस्टली या एनसी आती है या कांग्रेस आती है। वहाँ कोई दूसरी पार्टी नज़र नहीं आती है। इक्का दुक्का कहीं 1-2 सीटें मिलती हैं बीजेपी को, ये अक्सर देखा है मैंने। आज भी अगर हिल काउंसिल का वहाँ रिजल्ट आया तो इतना कोई हैरानगी वाला नहीं है कि अगर आप ये सोचें कि भाई उनकी 12 सीटें आ गई, उनकी 10 सीटें आ गई, बीजेपी की 2। हाँ, ये अलायंस से ये फ़ायदा हुआ कि इन दोनों ने बांट लिए आपस में, एनसी ने और कांग्रेस ने। नहीं तो वहाँ इंडिपेंडेंट ज़्यादा जीतते हैं, फिर बाद में वो पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए यहाँ तक मैं समझता हूँ ये ठीक है, खुशी की बात उन लोगों के लिए है, क्योंकि अलायंस भी था उनका, बांटा भी आपस में ही है, कोई वहाँ तीसरा तो था नहीं। और वहाँ मेजॉरिटी या वोट जो हैं वो
धर्म के हिसाब से वोट आजकल पूरे देश में चलता है। वहाँ रिलीजन जो है अगर आप चेक करें तो वहाँ बीजेपी का वहाँ खाता खुलना भी बड़ा अचंभे वाली बात है। तो मैं बीजेपी की नहीं कह रहा हूँ कि उसका क्यों नहीं खुला या उसका नहीं, लेकिन इतिहास ये बताता है कि जहाँ कौंसिल रही हिल कौंसिल या तो एनसी की रही या कांग्रेस की रही, कोई भी चेयरमैन बना है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इलेक्शन बड़ी देर के बाद हुई, थोड़ी सी जो पार्टियां ठंडी पड़ी थी उनकी एक्टिविटीज शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, वो तो इसी बात में खुश हैं कि पहले हमारी एक सीट हुआ करती थी, अब दो हो चुकी हैं और वोट शेयर भी बढ़ा है। वो तो हर बात में खुश होते हैं। उनकी 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 नौटंकी के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकते कि वो किस बात से खुश होते हैं, किस बात से दुखी होते हैं। लेकिन जो आपने एक अच्छे तरीके से जो एक सेंसिबल बात पूछी मुझसे, उसका मैंने कहा कि जो इतिहास जो कहता है, जो मैंने जब जब से मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ 25-30 साल से, और जब हिल कौंसिल बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, वो भी एक स्टोरी रही है। फिर जब हिल कौंसिल बनी, चाहे वो लेह की है या इसकी है कारगिल की, तो इतिहास यही कहता है कि जो वोट जाता है वहाँ सेकुलर टाइप वोट है और मेजॉरिटी ऑफ वोट जो है वो एनसी कांग्रेस को जाता है। इस वक्त मैंने फिर वही कहा कि कुछ लोग वहाँ इंडिपेंडेंट जीतते रहे हैं, बहुत से लोग जीते वहाँ पर, और फिर वो देखते हैं कि कहाँ हिल कौंसिल कौन बनाएगा। ये पहले इतिहास जितना भी अगर आप देखें जब से हिल कौंसिल बनी है, तो आज मैं समझता हूँ कि आज दोनों सेकुलर पार्टी हैं एक किस्म की, तो उसमें उनके पास वोट चला गया, इसमें उसके पास गया, उसके पास। जहाँ तक इसका रविंद्र रैना का जो आप बात कर रहे हैं, तो वो तो खुशी में भी, वो दुख में भी बांगड़े डालते हैं और खुशी में भी बांगड़े डालते हैं, तो उनके बांगड़ों से हम क्या कह सकते हैं। जी सर, ये जो नतीजे आए हैं इसका जम्मू कश्मीर पे क्या असर होगा? जब भी यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, क्या उसका कोई असर यहाँ पे देखने को मिलेगा? नहीं, इसमें कोई नहीं है। अब जो जम्मू कश्मीर की हम चाहते थे, जैसे आप भी जानते हैं कि हमें सबको यकीन था कि होप था कि शायद इलेक्शन, वैसे तो इलेक्शन हमें कब असेंबली का भी बड़ी देर ये जब यूटी बनी तो पहले तो यूटी के विरोध थे, तो कुछ लोग कहते थे चलो कम से कम इलेक्शन हो जाए, उसके बाद जब स्टेट आएगी वापस देख लेंगे क्या है क्या नहीं। तो यूटी की भी जिस वक्त डिलिमिटेशन हुई तो सबको एक्सेप्टेशन थी कि ये पहले तो डिलिमिटेशन में 1.5 साल लगा दिया उन्होंने, फिर बीच में कोविड भी आ गया, इनके बस बहानेबाजी चलती रही। तो पहले तो लोग ये चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए तो उसका असर उसका लोगों के बीच में जाए। और आज की इलेक्शन में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसका इफेक्ट नहीं है कि भाई इसका क्या इफेक्ट होगा। इसका अगर जहाँ इलेक्शन होती है, अब तो यहाँ इन्होंने तो इलेक्शन के चांसेस ही खत्म कर दिए। अब तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के बाद जो हम सुनने में जो अब मीडिया में आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन होगी, अब इसका नहीं होगा, लेकिन जो वहाँ इलेक्शन अब हो रही हैं 5 स्टेटों में, उसका मैं समझ सकता हूँ कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। एज ए सिटीजन होने के नाते या एज ए शहरी होने के नाते मैं आपको कह रहा हूँ। एज ए पार्टी बेस पे कहें तो इस वक्त जहाँ तक हमारी पार्टी नहीं बनी है, डीपीएपी, 1 ही साल हुआ बने हुए। हमने जो 1 साल में जो स्ट्रगल की है, हालांकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 1 साल पार्टी बनाई, लेकिन उनका जो कैरियर है या उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है वो 50 साल का और पूरे नेशनल लेवल पे है। आज सबकी नज़र जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो सबकी नज़र इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने 2 साल में जो 2.5 साल में काम किए थे, जैसे वर्क कल्चर अडॉप्ट किया था या विज़न रखते हैं, वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि किस टाइप के वो उनकी सोच है। और वह जैसे कई दफ़ा हम एग्जांपल देते हैं टूरिज़्म सेक्टर से ही, जैसे हमारी स्टेट टूरिज़्म है, तो टूरिज़्म सेक्टर में जिस वक्त हम देखते हैं तो उनके टाइम पे जो काम हुए, या डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ बड़ी, पहले 4 डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ होती थी जम्मू कश्मीर के अंदर, 3 श्रीनगर में, 1 जम्मू में पत्नीटॉप बनी, उसके बाद टूरिस्ट सर्किट बने, डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ बनी बड़ी। मैं बाकी डेवलपमेंट नहीं गिनता कि डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज या तहसील, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो विज़न की बात है, यहाँ मुगल गार्डन हुआ करते थे, जो कश्मीर में जो लोग आते थे टूरिस्ट देखने के लिए। और जब मुगल गार्डन एक कश्मीर में सेल करने के लिए सिर्फ मुगल गार्डन और लेक थी, लेकिन आज़ाद साहब की सोच देखो, विज़न देखो, उन्होंने टुलिप गार्डन वहाँ बनाया, वो किसी के माइंड में अब तक नहीं है, मुगलों के बाद पहला गार्डन बना है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोगों की नज़र जो है वो आज़ाद साहब के ऊपर है, और हमारी पार्टी ने जो 1 साल में स्ट्रगल की है, जितने भी इशूज़ आए हैं वो आपने देखे हैं, आपने भी कैरी किए हैं, चाहे वो इविक्शन का था, चाहे वो जितने भी थे, सीयूईटी का था, इसका था, क्या नाम है इसका, जितने भी यहाँ चल रहे मीटर, स्मार्ट मीटर का है, या जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं राशन को लेकर, ये सारे। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ जो आप इस वक्त असेस करना, ये बात सब मानते हैं इस बात को कि जैसे इलेक्शन पोस्टपोन हुई या कुछ इसके अंदरूनी जो पार्टियों की जो सोच थी, और ख़ासकर जो इस वक्त सरकार में सत्ता में है, चाहे सेंटर में है, चाहे स्टेट में एलजी उनके हैं, तो ये घबराए हुए ज़रूर थे, क्योंकि लोगों का इस वक्त जो बीजेपी के प्रति जो गुस्सा है वो ज़्यादा है।
और इसलिए है कि कुछ जो लोग इन्होंने लोगों से कहा था, एक तो होगा ना नेशनल लेवल पे कहना, एक जम्मू कश्मीर के लिए जब यूटी बनी तो आज यूटी बनाने के बाद आज 6 साल हो रहे हैं। उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि हम स्टेट वापस देंगे, हालात ठीक होंगे, फिर उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। बहुत से ऐसे इशूज़ हैं, बहुत से लोग फेड अप हैं इस वक्त। जो लोग उस वक्त खुशी भी मनाते थे 370 की, आज वो भी दुखी हैं। आज ही देख लीजिए आपकी जैसे खुशी मनाने वाले भी आज आल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आल पार्टी के साथ वो भी लोग हैं जो आल पार्टी का उनका क्या इशू है क्या नहीं है मैं नहीं मानता, लेकिन मैं देख रहा था कि वहाँ आल पार्टी जो बनी है, जो दो पार्टियां हैं, लेकिन उनके साथ जो बाकी पार्टियां जो खुशी मनाने वाली, शिवसेना, पैंथर, डिम्पल जी या अदर्स, ये सारे उसी में शामिल हैं 370 में जिन्होंने खुशी मनाई थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हर इंसान जो दुखी है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ, जो आपने मुझसे पूछा कि जहाँ जम्मू के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर क्या लगता है आपको, तो वेव तो एंटी है इस वक्त। अब किस तरफ जाती है ऊँट किस तरफ करवट बदलता है, हमारी भी कोशिश है, बाकियों की भी कोशिश है। बिल्कुल। जो सर आपने ऑल पार्टीज़ की बात की, आज 10 तारीख है और 10 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया था ऑल पार्टीज़ ने कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, आज वो प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। डीपीएपी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है और जो मुद्दे लेकर के वो सड़कों पे हैं, क्या वो मुद्दे आपके नहीं हैं, आपकी पार्टी के नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि 1 साल से तो हम मुद्दों पे ही लड़ रहे हैं। जो भी रियासत जम्मू कश्मीर के किसी इंसान का कोई इशू होगा जिसमें जनरल पब्लिक को नुकसान होता है, हम तो फील्ड में हैं। ये आज आ रहे हैं, ये लेट आ रहे हैं अगर कोई इशू है, हालांकि उन्होंने इशू कोई डिस्क्लोज नहीं किया है। मेन जो इशू इन्हीं का यही है कि जो इस वक्त हालात सेंटर ने बनाए हैं 370 के बाद, या वो जो उनकी डिमांड मेन यही चीज़ रहती है कि 370 के लिए लड़ना। बेसिकली तो जो गुफ्कार अलाइंस बना था इन्हीं इशूज़ पे बना था ना, इन्हीं इशू पे। अब 70% तो गुफ्कार अलाइंस वाले एक्टिव हैं इसके अंदर। मैंने लास्ट मीटिंग देखी थी ऑल पार्टी की, शायद उसमें चौधरी लाल सिंह जी थे। जब उन्होंने कुछ बातें कही अपनी तो जो नहीं सूट करती थी गुफ्कार अलाइंस की, तो वो नहीं मानी, और आज चौधरी लाल सिंह जी उस पार्टी में नहीं है। यहाँ तक हमारी पार्टी का तल्लुक है, हम लोग पहले ही इन इश्यूज पे जो इश्यूज हैं हम लड़ रहे हैं, ये गायब थे। अब ठीक है, उन्होंने किसी तरीके से, ये मैंने पहले कहा कि जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी सेंस जो ये हमें नहीं समझ आ रही है, शायद आपको समझ आई होगी। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि जो गुफ्कार अलायंस का जो एजेंडा था, पहले तो उन्होंने एक टाइम पे तो फैसला किया हम पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे इलेक्शन में, तो चलो बख्तन बेवक्तन चेंज होते रहे। अब जो एजेंडा इनका है कि इनकी जो सोच है वो विपरीत है, लेकिन उन्होंने उन लोगों को भी साथ में बैठाए हुए जो लोग उस वक्त स्टेट जाने के बाद खुशियाँ मना रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये उस एंगल से नहीं है। जहाँ तक हमारी पार्टी का तल्लुक है, हमारी पार्टी का जो एक्टिविटीज़, अभी तो हम पार्टी हमारी रजिस्टर्ड हुई, हम अभी पॉलिटिकल कहीं इलेक्शन हमने फाइट नहीं की है। हमारी सोच ये है कि पहले हम लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनको उठाएं, उनके बीच में जाएं, तो फिर हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम किस हद तक हैं। तो यहाँ तक इनकी ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इनका अपना एजेंडा है, अपने तरीके से है, लेकिन हमें ये हैरानगी हो रही है कि इनके साथ वो लोग कैसे हैं जिन लोगों ने उस वक्त मिठाई बांटी थी। जी, अगर बात करें हम डीपीएपी की, कभी कोई इनविटेशन आया कि आप भी आइए इस मीटिंग्स का या गुपकार का या ये जो ऑल पार्टी मीट्स हो रही हैं इसका हिस्सा बनिए, आप भी हमारे मुद्दों के साथ जो है अपनी पार्टी को जोड़िए? नहीं, ऐसा कोई हम उनकी तरफ से आया, ना हमने कोई कोशिश की कि हम उनके साथ मिक्स हों। उसकी वजह 2-3 हैं, शायद आपने पूछा तो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। जम्मू कश्मीर के हालात को ख़राब करने में इनका रोल भी है कहीं ना कहीं। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं तो इतिहास को पढ़ता हूँ ना, कई चीज़ें ऐसी देखते हैं, और मैं आपको दूसरी तरफ ले जाता हूँ कि हमारी जो स्टेट है ये ऑलरेडी बॉर्डर, दोनों तरफ बॉर्डर है, जो इतिहास हमने कई दफ़ा पढ़ा है। और इसमें सेंटर चाहे कोई भी सरकार हो, उसका प्रेशर रहता है कि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस या पूरी ग्रिप रहती है उसकी सेंटर की। हमने जो देखा है इतिहास में, वो शायद आप भी जानते हैं कि जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शेख साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, और बनाने वाले भी वही थे और अंदर देने वाले भी वही थे, और फिर उसके बाद अंदर देकर बाहर निकालने वाली भी वही पार्टी और वही लोग, उन्होंने चीफ मिनिस्टर उसको बनाया 75 में, क्योंकि सेंटर की ग्रिप। मैंने वही सिंपल सी बात कही कि अगर फिर उसके बाद 81 में जिस वक्त शेख साहब की डेथ हुई, तो उसको बनाने वाले भी दिल्ली वाले थे, इंदिरा जी थी। उसके बाद 87 में अलायंस भी राजीव जी के साथ हुआ, और मैं उस वक्त का स्टेटमेंट आपको सुनाऊं, अटल जी का, इसका डॉक्टर फारूक साहब का। उन्होंने उस वक्त कहा था कि जब लोगों, क्योंकि जिस वक्त स्टेटमेंट कोई लीडर देता है वो लोगों को बताता है कि मैं क्यों उनके साथ अलायंस कर रहा हूँ या मैं क्यों उनके साथ जुड़ रहा हूँ।
उस वक्त उन्होंने कहा था कि सेंटर के अंदर कोई भी सरकार हो, हम सेंटर से नहीं लड़ सकते, इधर भी बॉर्डर है उधर भी बॉर्डर है, और यहाँ हमारी जो अपनी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अपने बल पे स्टेट को चलाएं। ये उनके स्टेटमेंट थे, कभी आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, और एक दफ़ा नहीं हज़ारों दफ़ा दिए हैं फारूक साहब ने। उसके बाद मिलिटेंसी आ गई। मिलिटेंसी के बाद 96 में जिस वक्त इलेक्शन हुई, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये फील्ड में नहीं आ रहे थे, लेकिन इनको लाया गया, लंदन से लाया गया। अब उसके बाद इनका बेटा वहाँ सेंटर में मिनिस्टर बना, इंडस्ट्री मिनिस्टर। ये उसी पार्टी के अंदर चले गए मंदिर में मत्था टेकने या नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ बीजेपी के साथ। उसके बाद ये बाहर निकले तो ये चीफ मिनिस्टर, वहाँ लंदन से आए तो चीफ मिनिस्टर भी बने। बैकिंग एनडीए की थी, एनडीए का हिस्सा थे ये भी एक वक्त निकला। उसके बाद जब महबूबा जी आई, मुफ्ती साहब आए, तो मुफ्ती साहब ने जिस वक्त आए तो मोदी जी का दौर आ गया। मोदी जी के दौर पे केसरी रंग और ग्रीन रंग इकट्ठा हुआ, और उसी मंच पे, स्टेज पे मुफ्ती साहब का भाषण देखें, महबूबा जी का देखें, इन्होंने उस वक्त यही कहते थे कि हम ये अलायंस इसलिए कर रहे हैं कश्मीरी जमहूरियत और इंसानियत को बरकरार रखने के लिए। अब वो भी बरकरार रखी उन्होंने, आपने देख लिया कि 2.5 साल 2 साल कैसे रहे। और मैंडेट जम्मू का हाँ, मतलब जो आप जैसे जब अलायंस करना हो तो उसको क्लब कैसे किया है, जैसे केसरी रंग कैसे दिया, जैसे वो आप चर्चाएं रही। मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा था कि इनकी जो एक्टिविटीज़ है, जो इनके रोल रहा है, हम तो कहीं नहीं अभी गए ना उनके साथ, ना हम मिले हैं, ना हम वो है कहने में जब कोई कुछ कहता तो कहे, लेकिन मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ। उस इतिहास की एक कड़ी ये भी बता रहा हूँ कि डॉक्टर फारूक साहब बारंबार ये कहते रहे, जब वो चीफ मिनिस्टर भी थे या चीफ मिनिस्टर से उतरे भी थे या चीफ मिनिस्टर बने, तब यही कहते थे कि सेंटर के बिना चाहे सेंटर में कोई भी सरकार हो नहीं चल सकती। ये उनका प्रेडिक्ट था, ये मेरा नहीं था, ये अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। महबूबा जी का ये था, मुझे याद है कि वहाँ जब नारायणा हॉस्पिटल की इनागुरेशन हुई, मुफ्ती साहब वहाँ, महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, वहाँ जब भाषण दिया तो वहाँ सब कहते थे कि हमने जम्मू कश्मीर को ठीक करना है, इसलिए हमने अपने इशू जो हैं, चाहे वो जो भी इशू हैं, वो हम एक साइड पे रखते हैं, तो हमने इसलिए इनके साथ अलायंस किया है। अब उसी का खमियाजा है। अब हमें बताओ कि हम कैसे उनके साथ बैठ सकते हैं। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ 370 का जो मिठाई बांटी जिन लोगों ने, वो इनके पास बैठे हुए हैं। तो ये किस तरफ ये जा रहे हैं। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि चलो अच्छा है, जो उनका अपना स्टेप है वो हो जाने, लेकिन हमारा वहाँ जाना अच्छा नहीं था। तो हमने ना, हमें उन्होंने बुलाया, ना हम जा रहे हैं वहाँ। जीवन जी, अभी जिस तरह से एलजी साहब का एक स्टेटमेंट आया था जिस पे बहुत वाद विवाद जो है वो भी हो रहा है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता, अगर आप सर्वे करवा लें तो 80% लोग ऐसे होंगे जो ये चाहते ही नहीं हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हों, और जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से। क्या वाकई में ऐसा है, लोग नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर में? नहीं, मैं भी जानता हूँ, आप भी इस बात को जानते हैं कि लोग परेशान बहुत हैं। अब जी एलजी साहब पावर में हैं, बैठे हैं कुर्सी पे। अब तो हमारी स्टेट की बदकिस्मती ऐसी है कि जब 370 रहा, जब स्टेट रही हमारी, तो कितना खुशहाल थी, किस तरीके से थी, कोई इतना दुखी परेशान नहीं था। अब जिस पार्टी को दुखी, जो पार्टी के अंदर ये एक एजेंडा ही यही था कि हमने स्टेट में ये चीज़ें करनी हैं, तो उन्होंने करने के, जब उन्होंने वो स्टेप उठाए तो उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का नहीं सोचा। वहाँ ना हिंदू का सोचा, ना मुसलमान का सोचा, ना जम्मू का सोचा, ना कश्मीर का सोचा। लेकिन कुछ लोग जो जुड़े हुए थे उनको ये उत्साह था कि शायद इससे जम्मू ठीक हो जाए, इससे हमें बेनिफिट होगा। तभी मैं बारंबार कह रहा हूँ कि मिठाइयाँ बांटते थे। और ये नहीं, इन सब लोगों ने, जम्मू के अंदर काफ़ी लोगों ने उस वक्त मिठाइयाँ बांटी, खुशी बांटी, और एक सोच थी उनकी कि शायद जम्मू बदलाव आएगा। लेकिन हाँ, आज जब से कारोबारी दृष्टि से अगर आप कारोबारी को पूछेंगे, वो परेशान है बेचारा। कभी वो सोच मैं आपको बताऊँ कि माइंस वाले बाहर से आए हैं, वाइन वाले चले गए। मैं सिंपल सी आपको बात बताता हूँ कि जहाँ पर जो छोटा जहाँ क्यों सरमाया नहीं है, जहाँ पर हमारे पास चाहे वो ठेकेदार हो या काम करने वाला हो, यहाँ जल विभाग का पैसा आया करोड़ों रुपए का। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पीडीडी की लगाओ, जल विभाग की लगाओ, इन्होंने बाहर से पकड़कर ठेकेदार लाए, और जिस वक्त देखा बाहर के आदमी को काम देना तो किस ढंग से देना है। यहाँ पहले ज़्यादा से ज़्यादा पीएचई का काम लगता था, 2.5-3 करोड़ रुपए का लगता था, वो यहाँ सरमाया जहाँ ठेकेदार है वो काम कर सकता था। इन्होंने 40-40, 50-50 करोड़ का पैकेज बना दिया। अब बाहर से कोई आदमी लेता है, हम जो हमारे ठेकेदार हैं उनको पैटी ठेकेदार रखता है, वो ठेकेदार, क्योंकि हमारे वाला 40 करोड़ 50 करोड़ का ले नहीं सकता है। इसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे पीडीडी का हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, माइंस की तो आप बात छोड़ो।
तो मैं समझता हूँ कि कारोबारी अब तो जैसे इन्होंने क्या नाम है इसका ज़मीनों का किया है, अब मुझे बताओ कि जैसे रोशनी एक्ट था, उसका था, गाजराई थी या सरकारी लैंड थी, 100-100 साल से लोग बैठे हैं पहाड़ों पे। आप मेरे साथ चले जाओ घूर गुलाबगढ़ ऊपर में को 100 साल से बैठा है एक आदमी बेचारा, बंजर जमीन को उसने सीधा किया, अपना परिवार पाल रहा है, आज उसको बेदखल कर दिया, आज उसका खुदकशी पे आ गई बारी, आज वो एक टाइम रोटी खाता है, दूसरे टाइम नहीं खाता है। अब वो 10 या 20 आदमी को कहेंगे कि हमने दे दिया, 5-5 मरले का प्लाट दे दिया। वो बेसिकली लोगों को बहुत से ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन रही है जहाँ पे गवर्नर रूल भी रहे हैं, लेकिन इस ढंग से नहीं रहा था, लोग परेशान हैं। अब गवर्नर साहब कह रहे हैं कि 80% है, तो वो तो कहेंगे कि 100% ही, तो वो तो मानेंगे उनकी 80%। हम ये मान सकते हैं कि उनमें से कुछ परसेंटेज ऐसी है जो बीजेपी के साथ है, क्योंकि उनको ऑलरेडी अमित शाह ने जिस वक्त कोलिशन टूटी थी, अमित शाह ने परेड में, आपको शायद आपने कैरी किया होगा स्टेटमेंट, अमित शाह ने उस वक्त कहा था कि आप लोग फेल हैं, जो उनकी गवर्नमेंट के अंदर डिप्टी सीएम रहे, मिनिस्टर रहे, ये स्टेज पे बैठे हुए थे, तब कहा उन्होंने कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। तो उसका ये सिलसिला है कि आज ये जहाँ बैठे हैं, तो इसलिए ये उस परसेंटेज में आते ही आते हैं, वो लोग तो आते ही हैं उसी में। मैं यहाँ तक समझता हूँ उनका कहना गलत है। आज कोई भी देश के अंदर जैसे जैसे संविधान, जैसे ये संविधान बना जिस वक्त देश आज़ाद हुआ, तो उसमें यही प्रोविज़न है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होनी चाहिए। ये वाहिद हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट ऐसी है, जम्मू कश्मीर अब तो झूठी है, ये ऐसी है कि यहाँ 10 साल से वोट ही नहीं पड़ा है, और 6 साल गवर्नर रूल में कहीं कहीं है ही नहीं ऐसी। तो कहाँ कहाँ कोई जो जिसके पास डंडा है, जिसके पास सोटी है, वो तो कह सकता है 100% मेरे पास है, लेकिन जो राइट लोगों को दिया वो तो राइट है ही नहीं लोगों के पास। आज तो जम्मू के लोग परेशान हैं, जम्मू के लोग कहते हैं कि हमने उस पर गलती की है। कभी आप किसी दुकानदार के आगे माइक रखो, मैं कई दफ़ा सुनता रहता हूँ, वो बेचारा रोता ही नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं कैसे इस अपनी फैमिली को पाल रहा हूँ। ये बड़ा गलत है। लोग कोई इस वक्त 80% जब वो नहीं है, ये उनका मानना है, वो कहीं जो कोई उनके पास वो अपनी माइक आप आगे रखोगे तो वो कहते हैं 100% है, तो उनकी चलेगी, उसमें क्या है। जुगल जी, चीफ सेक्रेटरी साहब अरुण कुमार मेहता जी कहते हैं कि 2.5 लाख लोग, और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे को शर्म आ रही है ऐसी स्टेटमेंट देते हुए कि 2.5 लाख लोग जो मुलाजिम हैं हमारी जम्मू कश्मीर सरकार में, वो ऐसे हैं जो बैकडोर अपॉइंटी हैं, जिनको जो काबिल ही नहीं थे इन नौकरियों के, उनको जो है नौकरियां दी गई हैं, बांटी गई हैं, बंदर बांट की गई है। नहीं, चीफ सेक्रेटरी साहब पोस्ट एक कुर्सी को चेयर कर रहे हैं, अगर ऐसा उनके नॉलेज में है या ऐसा है। देखिए, यहाँ तक जितनी भी रियासतें हैं जम्मू कश्मीर जो इस हिंदुस्तान के अंदर, कहीं ना कहीं तो इस किस्म की इंसिडेंट होता होगा। ये खाली जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं लग रहा है। अगर ऐसा लग रहा है उनको है, जहाँ 2.5 लाख वो वर्ड कर रहे हैं, लेकिन पेपर में दिखाएं वो, और जो जिन्होंने लगाया उनके खिलाफ एक्शन लें, वो तो बनता है, उसमें हम तो नहीं कहते। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसको छोड़ो, आप जो लगाए हैं कि उनको तो करो जो करना है, लेकिन अब जब इस वक्त जो रिटायरमेंट हो रही है, जो पोस्टें खाली हो रही हैं, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, उनको तो फिलअप करो। यहाँ नौकरियाँ तो दो लोगों को। यहाँ लोग ग्रेजुएट करके पीएचडी कर कर घर पे बैठे हुए हैं। यहाँ 10 साल से 2014 के बाद जब सेंटर की सरकार आई, उसके बाद तो यहाँ नौकरियाँ बंद हो गई हैं। यहाँ तो कहीं पे नौकरी नहीं मिल रही है, और जो निकालते भी हैं वो आपने खुद देखा स्कैम। और चीफ सेक्रेटरी साहब उस पर भी बोलना चाहिए था उनको, कि जो पिछले दिनों यहाँ प्रोटेस्ट हुए कि ये स्कैम हुआ है, इसमें वो जो बाहर की जो कंपनी आई थी, पैक्स क्या नाम उसका कंपनी का, तो इन्होंने उसको भी क्लैरिफाई करना चाहिए ना उनके, भाई ये फ्रॉड भी हमारे इस टाइम पे हुआ, तो उसको कैसे रोकना है, या ये क्यों फ्रॉड हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने कहा तो उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, उनको इंक्वायरी पेपर लाकर फिर कहना चाहिए। ऐसे मुंह से बोलना कि 2.5 लाख हैं, तो कहाँ फिगर है, वो तो दिखाओ लोगों को। आप लोग मीडिया हैं, मीडिया में आना चाहिए ये एक एक चीज़, मेरे उनके स्टेटमेंट से नहीं, वो फिगर आए किसने लगाया, उसके खिलाफ एक्शन। जुगल जी, आप फॉर्मर मंत्री रहे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सुनील शर्मा जी हैं किश्तवाड़ से, वो पीटीडी मंत्री भी रहे हुए हैं। उनका एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि ये जो बैकडोर अपॉइंटी हैं, ये सिर्फ 4th क्लास के नहीं हैं, आईएएस ऑफिसर रैंक के जो लोग, मतलब मंत्रियों के घरों में जो बर्तन वगैरह धोते थे या उस काबिल ही नहीं थे, उनको आईएएस ऑफिसर तक जो है नियुक्त किया गया। क्या ऐसा संभव है कि एक आईएएस ऑफिसर, मतलब कोई इस तरह का जो काबिल है ही नहीं, जिसने कोई एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं किया, तो वो आईएएस रैंक तक पहुंच सके? जी, इन 14 सालों की बात कर रहे हैं या पिछली कर रहे हैं? ये तो क्या इससे थोड़ा क्लियर करवा। लेकिन ऐसा अब मैं नहीं मान, क्योंकि उनके नॉलेज में बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी बात करनी हो किसी ने इस ढंग की,
तो उसने ऑन रिकॉर्ड दे देनी चाहिए और उसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए। अच्छी बात है ना, अगर उनके जहन में है, उनके नॉलेज में है, अगर ऐसी आई है, उनकी सरकार है सेंटर में भी, इस वक्त तो चीफ मिनिस्टर भी उनका है, होम मिनिस्टर भी उनका है, एलजी भी उनका है, सेक्रेटरी भी उनका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। अमित शाह जी हैं, वो गुजरात के हैं, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। एलजी साहब हमारे यूपी से हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे दूसरी स्टेट से हैं, यहाँ तो जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगर ऐसी हरकतें हुई हैं तो मेरे को राइटिंग में देना चाहिए, उनके पास तो पावर है, वो तो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के। कहने से क्या है, कहने से तो सिर्फ एक पॉलिटिकली लोगों को इशू बताने के लिए कि ये गलत हुआ है। आप गलत जहाँ है तो उसको सजा दो। संभव है, मतलब एक फोर्थ क्लास का चलो कहीं लोग मान सकते हैं, लेकिन एक आईएएस मैं तो रैंक उसी वक्त संभव मान सकूंगा जिस वक्त पेपर में आएगा। किसी के कहने से तो मैं कहूँ कि वो गलत कह रहा है, ठीक कह रहा है, वो उसका वर्शन है। लेकिन ऐसा अगर हो तो मैं समझता हूँ कि उसको टर्मिनेट भी करना चाहिए, जैसे जिस अफसर ने या किसी ने भी गलत किया उसको सजा होनी चाहिए। आप मंत्री रहे हैं, आपके दौर में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ जगहों पे आपको देखने सुनने को मिला हो कि बैकडोर अपॉइंट जो है वो लोग हो रहे हैं, या जिनके घरों में लोग मुलाजिम जो रखे गए थे उनको जो है गवर्नमेंट नौकरियां दी जा रही हैं? नहीं, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कभी ऐसा हमारे टाइम पे नहीं ऐसा हुआ। लेकिन मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर जैसे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, यहाँ सुई तक नहीं बनती थी, यहाँ बेरोजगारी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, पॉपुलेशन कम थी। यहाँ पकड़ पकड़ कर हमने सुना है, जो हमने सुना है कि पकड़ पकड़ कर घर से ही जो पड़ा होता था उसको कहते थे नौकरी कर। उस वक्त इतनी इतनी नहीं। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, तो ये चीज़ें आ रही हैं कि कंपटीशन होना चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया ठीक होना चाहिए, जिसमें कोई पार्टिशिपेटी नहीं होनी चाहिए। एक वक्त ऐसा था कि देश को चलाने के लिए बाहर से चीज़ें लाई जाती थी। एक वक्त ऐसा था कि डिपार्टमेंट में भर्ती करने के लिए हमने सुना है कि गुलाम मोहम्मद बख्शी के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे स्टेट के, इस रियासत समझें आप उसके, तो उस वक्त वो कागज़ की डब्बी पे भी लिखते थे। वो दौर था, उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त एजुकेशन थी ही नहीं। जो 8th पास कर लेता था उसको ग्रेजुएट माना जाता था। अब हम उसको भी क्रिटिसाइज करें, वो हमारा हक तो नहीं है ना कि उस वक्त जब 8th पास, कॉलेज आपके नहीं थे, 8th पास वाला ग्रेजुएट को भी मानकर चलते थे लोग। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, आज अगर हम पिछले दौर को कहें कि किस वक्त क्या लगा है, अब अगर वो लगा है, अगर गलत लगा है, तो जो भी पार्टी, जैसे पार्टी जो कह रहे हैं जनरल सेक्रेटरी पार्टी के हैं, या कोई दूसरा भी इनकी पार्टी का बोले, तो सरकार है, वो कह सकता है एक्शन ले। लेकिन इस वक्त फेयरनेस होनी चाहिए ना, हम तो इस वक्त की बात करेंगे ना। मज़ा तब होता है कि जो सुनील जी ये भी कहते हैं कि जो अभी पिछले दिनों या कोई दूसरी पार्टी का उनका आदमी कहे कि ये जो पिछले दिनों एग्जाम हुए सब इंस्पेक्टर के वो गलत हुए, उसकी सजा होनी चाहिए। मज़ा तब था कि जो अकाउंट्स के जो हुए हैं, तो ये है, हमने इस वक्त को देखना, पास्ट को देख, ये बेसिकली एक हमारा पॉलिटिकल फंडा। मुझे भी कोई कहेगा जनाब पहले बड़ा कुछ हुआ है, हमें अपने समय में देखना चाहिए कि हम कितना लोगों को सहूलियत दे रहे हैं। अगर कोई कहे कि जनाब बिजली में इस पिछली दफ़ा फ्री गई है, हम कहते हैं फ्री गई है, दी उन्होंने, आपकी हिम्मत है तो दो। आप तो कुछ लोगों के लिए सहूलत लाओ, तो इसलिए मैंने इस बात को मानता हूँ। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे, क्योंकि मैं पहली दफ़ा आपके साथ इस चैनल पे डिस्कशन पे आया हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। मैं लेकिन अक्सर देखता था, लेकिन मेरी तरफ से आपको गुड विशेस कि आप अच्छे ढंग से करते हैं और अच्छे करते रहें। तो ये थे हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफात अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।